जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 10th ऑफ जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआर और बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और एग्जामिनेशन के बारे में बताएं कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको उस एग्जामिनेशन से जुड़े बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा, जहां पर बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, लेटेस्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है, जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की। यानी कि एक जगह आपको सब कुछ मिलता है। तो फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, कोर्स को ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। और इवन अगर आप बताएंगे फोन करके कि आप करंट अफेयर्स की हमारी क्लासेस लेते हैं तो हो सकता है कि आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाए। इवन ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। बट उससे पहले मैं आप लोग के कमेंट जो है वो देख लेता हूं, और इसी दौरान आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, और टॉपिक के दौरान जो चीज मैं आपको बोलूंगा नोट डाउन करने की, वो आपको नोट डाउन करना है। तो चलिए, आपके कमेंट जो है वो मैं देख लेता हूं। तो प्राची वर्मा के आंसर्स आए हैं। कुशल सिंगल के आंसर्स हैं, वेरी गुड। दिग्विजय, आयुषी सिंह, दीप शिखा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड। बहुत दिनों बाद गोल्डी एलेक्स वापस जो है वो आपने ज्वाइन किया है, एंड डेफिनेटली अब देखिए आपकी मम्मी जो है वापस घर पर आ गई हैं हॉस्पिटल से, तो आपको टेंशन फ्री आप हो गए हो गया। एंड यस, बिल्कुल दुआ है कि वो जल्दी से जल्दी स्पीडी रिकवर जो है वो कर लें, जल्दी से जल्दी, और अच्छी हो जाए, जिससे कि आप और फोकस के साथ जो है वो तैयारी कर सको। बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड कि घर पे जब कोई स्वस्थ नहीं रहते हैं तो कितनी तकलीफ जो है वो होती है। कोई बात नहीं, बिल्कुल वो सही होंगी। और आप बस अब फोकस करते रहिए अपनी तैयारी के ऊपर, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए। इजी एक्सेस की आईडीज है, शिवम के भी आंसर आए हैं, वेरी गुड। श्वेता यादव, बहुत शानदार। ईशा ठाकुर, पायल भारती, वेरी गुड। चलिए, अब समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सेशन को जो है वो अपने स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। तो गाइस, जो हमारा पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये चेनाब रेल ब्रिज के उद्घाटन से रिलेटेड टॉपिक है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फटाक से नोट डाउन कर लो। चेनाब रेल ब्रिज, चेनाब रेल ब्रिज। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक। अब ये इंडिया के लिए एक इंजीनियरिंग का, इंजीनियरिंग है ना, इसका एक महान एग्जाम्पल सेट हो गया है। तो जीएस पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए तो है ही है। अब ये पूछना बड़ा बेकार होगा क्वेश्चन कि ये ब्रिज जो है वो कौन सी नदी पे बना है, तो इसका आंसर आप जानते ही हैं भाई, नाम ही है इसका, चेनाब रेल ब्रिज। तो चेनाब रेल ब्रिज गाइज एक स्टील आर्क रेलवे ब्रिज है। क्या है ये? स्टील आर्क रेलवे ब्रिज, लिख लीजिए। ये कौन सा ब्रिज है? ये स्टील आर्क रेलवे ब्रिज है। पहली चीज तो ये लिख लेंगे आप, पहला पॉइंट। ये बेसिकली रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना है ये? रियासी, जम्मू कश्मीर में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा, ज्यादा ऊंचा, टोटल 359 मीटर्स ऊपर ये ब्रिज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये फैक्ट जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 359 मीटर्स, इवन आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा। ये ब्रिज जो है गाइस, बकल और कौरी कौरी करके एक विलेज है, लिखने की जरूरत नहीं, उसके बीच में है। और यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये हम लोग को देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ब्रिज को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने एग्जीक्यूट किया है। किसने एग्जीक्यूट किया है? तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। राइट, नेक्स्ट। कंस्ट्रक्शन में 28,660 मैट्रिक टन स्टील का उपयोग हुआ, और इसके फाउंडेशन को स्पेशल डिजाइन दिया गया है ताकि ये माउंटेनियस टेरेन में स्टेबल रहे, यानी कि पहाड़ों पर भी स्टेबल रहे। ये ब्रिज 1315 मीटर लंबा है, जिसमें मेन आर्क 467 मीटर्स का है। तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप ध्यान में रखो। अब वेदर की बात करें गाइस, तो ये स्ट्रक्चर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और रिचल स्केल पे 8 मैग्नीट्यूड तक के अर्थक्वेक को भी झेल सकने में सक्षम है।
तो ये अर्थक्वेक वाला तो पॉइंट जरूर जो है वो लिख लीजिएगा, हवा लिखना चाहो तो हवा लिख सकते हो। ये अर्थक्वेक को भी सोचिए आप, 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को झेलने की क्षमता रखता है ये, तेज विंड में भी जो है वो स्टेबल रहेगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लास्ट प्रूफ है, ये भी लिखेंगे आप। क्या है ये? ब्लास्ट प्रूफ। ये ब्रिज जो है ये ब्लास्ट प्रूफ हम लोग को देखने को मिलता है। 40 टन टीएनटी के एक्सप्लोजन को भी झेल सकता है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इस ब्रिज पर ट्रेन्स कितनी स्पीड से चल सकती हैं? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो ट्रेन चल सकती है इस ब्रिज पर। सोचिए आप, काफी मजबूत ये ब्रिज तैयार किया गया है। यही तो एक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बताया जा रहा है इंडिया के अंदर। अंजी ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भी इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है। अंजी ब्रिज भी यहां पर एक हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, ये भी लिखिएगा आप। अंजी रिवर वैली पर है ये अंजी ब्रिज, जो चेनाब के साउथ में हम लोग को देखने को मिलता है। और ये 473 मीटर्स लंबा और 48 केबल से सपोर्टेड है। ये भी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, अंजी ब्रिज लिख लीजिएगा, इंडिया का सेकंड टॉलेस्ट या हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, अंजी ब्रिज। नेक्स्ट, अब इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के बारे में बताएं तो ये ब्रिज गाइस ट्रूप्स यानी कि हमारे सोल्जर्स और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की मूवमेंट के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी देता है, खास तौर पर बॉर्डर एरियाज के लिए। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, इसके थ्रू श्रीनगर को इंडिया के रेल नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है ये। कश्मीरी प्रोडक्ट्स जैसे कि एप्पल्स हुए, केसर हुए, सैफरॉन, ड्राई फ्रूट्स हुए, इसका सप्लाई चेन बहुत स्मूथ हो जाएगा इस ब्रिज के तहत, तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है इसमें। रीजनल गुड्स को नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ के सामान को हम लोग दूसरे मार्केट्स में जो है वो भेज सकते हैं। ट्रेड बूस्ट होगा, टूरिज्म तो बूस्ट होना ही है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लॉन्च से वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालु और बढ़ जाएंगे इस ब्रिज के तहत। ट्रैवल टाइम जम्मू से लेकर श्रीनगर रोड से 6 घंटे कम हो गए, 3 से 3.5 घंटे हो गया है। तो बहुत ही शानदार ये हम लोग को जो है वो एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये ब्रिज सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मार्वल नहीं है, ये इंडिया का एम्बिशन, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट कमिटमेंट का प्रतीक है। तो ये था एक टॉपिक चेनाब रेल ब्रिज से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेस्ट पिकर डिजिटल इंक्लूजन, यानी कचरा बीनने वालों को फॉर्मल सैनिटेशन इकोनॉमी का हिस्सा बनाना है। ये चीज समझेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, जो एनवायरमेंट, सोशल जस्टिस, डिजिटल इंडिया, इन सब चीजों से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो 5 जून 2025 यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इस दिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप, और ये नमस्ते स्कीम के अंडर जो है वो किया गया है, लिख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई है नमस्ते स्कीम के अंडर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेस्ट पिकर, जो कचरा बीनने वाले लोग जो है ना, उनको फॉर्मली आइडेंटिफाई करना, उनका डेटा बनाना, उनको हेल्थ, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करना। तो मेन टारगेट रखा गया है वेस्ट पिकर के ऊपर, इसलिए वेस्ट पिकर ये ऐप, एन्यूमरेशन ऐप हम लोग को देखने को मिले। कचरा बीनने वालों की सेहत को ध्यान में रखने के लिए, उनको आजीविका प्रोवाइड कराने के लिए, उनका डेटा कलेक्ट करने के लिए ये ऐप तैयार की गई है। आइए ऐप के फीचर्स को समझते हैं। तो वेस्ट पिकर की डिजिटल एन्यूमरेशन, आइडेंटिफिकेशन और प्रूफिंग होगी, मतलब ये डेटा तैयार किया जाएगा कचरा बीनने वालों का। हेल्थ इंश्योरेंस, स्किल्स और प्रोटेक्टिव गियर्स का स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी पॉसिबल होगा, यानी कि वेस्ट पिकर्स तक प्रॉपर व्यवस्था उनकी करवाई जाएगी, जिससे कि उनको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या ना हो, तो उनको पूरे गियर्स, प्रोटेक्टिव गियर्स दिए जाएंगे, ग्लव्स वगैरह ये सब। अब इस ऐप को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने कोलैबोरेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, और फिर इसको लॉन्च किया। नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे, ये चीज एग्जामिनेशन में आ सकती है। ठीक है,
जो पूरी इस स्कीम को जो है वो एग्जीक्यूट करने का, लागू करने का काम करेगी। टारगेट ये है कि 2.5 लाख वेस्ट पिकर्स की प्रोफाइल बनानी है, डेटा कलेक्ट करना है। 2.5 लाख वेस्ट पिकर्स का पूरे इंडिया के अंदर। उनको ऑक्यूपेशनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स भी दिए जाएंगे, राइट, जिससे कि उनको और दूसरे बेनिफिट जो है वो मिल जाए, यानी कि उनकी आईडी जो है वो तैयार की जाएगी, जैसे समग्र आईडी वगैरह होती है ना, वैसी उनकी आईडी जो है वो बनाई जाएगी। और जिससे कि उनको और भी दूसरी स्कीम्स का बेनिफिट मिल सके, और भी सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो मिल सके, उन तक पहुंच सके उन तक। इसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंडर हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो ये फायदे होंगे वेस्ट पिकर्स के लिए। ये फायदे लिख लो आप कि उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वेस्ट पिकर्स को। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनको एनरोल कर दिया जाएगा। पीपीई किट्स और सीजनल सेफ्टी गियर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये भी लिखिए आप। पीपीई किट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनको, ग्लव्स वगैरह जो है वो दिए जाएंगे उनको, जिससे कि वो हेल्दी रह सकें। उनको स्किल्स सिखाई जाएगी, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनको जोड़ा जाएगा। वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स और टूल्स के लिए उनको सब्सिडी मिल जाएगी कि अगर उनको कोई गाड़ी खरीदनी है वेस्ट कलेक्ट करने वाली, या कोई इक्विपमेंट टूल जो है वो खरीदना है वेस्ट कलेक्ट करने वाला, तो उनको पूरी, मतलब सरकार की तरफ से जो है वो लाभ जो है वो उनको मिलेगा। फिर देखो, इनकी स्किल्स पर काम हो रहा है, इनको आसानी से जो है वो लोन्स मिल जाएंगे। इवन जैसे कि जो कचरा बीनने वाले के जो ग्रुप्स होते हैं उनको भी तैयार किया जाएगा, यानी कि एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। 750 ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स का टारगेटेड मैनेजमेंट होगा, ये चीज बताई गई है इन्होंने, है ना। फिर इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स लॉन्च हुई हैं। रिसोर्स गाइड, ये किसके लिए, जिसमें वेस्ट पिकर जो है उनको ध्यान में रखते हुए एक गाइड तैयार की गई है ना, जिसमें उनकी गाइडलाइंस होंगी, क्या क्या चीजें, चीजों के थ्रू वो ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए, वो चीज मेंशन है। फिर इसके अलावा चार्टिंग चेंज, सैनिटेशन वर्कफोर्स पर मेनली जो है फोकस जो है वो किया गया है। तो ये चीज है इंडियन सैनिटेशन वर्कफोर्स 2023 से 2025। तो ये सब रिपोर्ट्स के आधार पर हम लोग को देखने को मिला कि पूरी चीजें ये तैयार कर रहे हैं। तो वेस्ट पिकर जो है गाइज, ये बेसिकली देखो एनवायरमेंट को साफ करने में आप बोल सकते हो फ्रंट लाइन एनवायरमेंटल डिफेंडर्स होते हैं। ये कितना अच्छा टर्म ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाहो तो लिख लो। फ्रंट लाइन वेस्ट पिकर्स कौन होते हैं, फ्रंट लाइन एनवायरमेंटल डिफेंडर्स, हमें बचाते हैं ना भाई। आपके घर के आसपास अगर कचरा पड़ा रहेगा तो उससे क्या होगी, उस गंदगी से बीमारियां जो है वो फैलेंगी। बट ये वेस्ट पिकर्स आपको उन बीमारियों से बचा रहे हैं, है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अब इन ऐप से शहरी क्षेत्रों में जो वेस्ट गवर्नेंस जो है वो और बेहतर होगा, है ना, शासन और बेहतर बनेगा। रियल टाइम डेटा जो है वो सपोर्ट करेगा कि भाई पॉलिसीज और बेहतर तरीके से बनाई जा सकती हैं। तो ये दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक मॉडल भी हम बना सकते हैं। तो ये चीजें हैं बस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी ये सब आंकड़े वगैरह इतने हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नमस्ते स्कीम जो है वो सुनो आप, लिख लो नमस्ते स्कीम। जुलाई 2023 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। नमस्ते स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। जब इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था तो वो ये स्वीयर और सेप्टिक टैंक के जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए थी है। किनके लिए, जो सीवेज वगैरह गटर वगैरह जो साफ करते हैं ना वर्कर्स, उनके लिए थी। जून 2024 से वेस्ट पिकर्स को भी इसमें कवर कर दिया गया, जो कचरा बीनने वाले थे उनको भी नमस्ते स्कीम में कवर कर लिया। मई 2025 तक ये आंकड़े हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 80,000 से ज्यादा सीवेज वर्कर्स को इसमें एनरोल किया गया। 26,447 आयुष्मान भारत कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 45,781 पीपीई किट्स जो है वो डिलीवर की गई। 354 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेफ्टी किट्स दी गई। तो आपके लिए एक सवाल है, वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स पे 3 बेनिफिट्स बताएंगे आप, कि जो कचरा बीनने वाले हैं इनको, आप अभी तक मैं आपको पूरी चीज समझा ही चुका हूं, तो ये कचरा बीनने वालों को अगर फॉर्मल इकोनॉमी में लाएंगे तो 3 क्या बड़े फायदे हो सकते हैं? क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? अपने आप को एक ऑफिसर समझो और फिर उस अकॉर्डिंग अपना आंसर दो। तो ऐसे इनोवेटिव स्कीम्स इंडिया के सोशल फैब्रिक को और मजबूत बनाते हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी को और बेहतर करने का काम करते हैं। तो बहुत बेहतरीन स्कीम है ये, इनिशिएटिव है ये, है ना, एप्लीकेशन जो ये लेकर आए वेस्ट पिकर्स को फॉर्मल कर फॉर्मल सेक्टर में जोड़ने के लिए। यस। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप, आयुष इन्वेस्टमेंट पोर्टल डैश
आयुष निवेश सारथी, वेरी इंपॉर्टेंट, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, इन्वेस्टमेंट पोर्टल है, ब्रैकेट में देखना। तो हम बात करेंगे एक नए इनिशिएटिव की जो इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर ले जाने वाला है। और आज की डेट में हम लोग टारगेट इन्हीं सब चीजों पर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, क्योंकि हम जान चुके हैं कि एलोपैथी मेडिसिन कितना नुकसान करती है बॉडी के अंदर। तो जितना हम नेचुरल रह सकें उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो स्पेशली फार्मास्यूटिकल जो कैपिटलिस्ट जो कंपनीज हैं, इन लोगों ने जो है वो अपनी दवाइयां, केमिकल दवाइयां, ड्रग्स वगैरह जो है वो बेचना शुरू किया अपने प्रॉफिट्स के लिए। उससे हेल्थ आपको ऑलरेडी पता है कितनी तेजी से डेटेरियोरेट होती है। और हमारे खुद के इंडिया का जो पास्ट रहा है आयुर्वेद का, है ना, तो वो हम भूल गए हैं एक प्रकार से। तो दोबारा से इन सब चीजों को रिवाइव किया जा रहा है, और लिटरली आज की डेट में जो समझदार लोग हैं वो इन सब चीजों पर ज्यादा काम कर रहे हैं, नेचुरल चीजों पर ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज पर, अपनी बॉडी को क्लीन करने के ऊपर, डिटॉक्स करने के ऊपर, बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के ऊपर समझदार लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको समझदार बनना है इन सब चीजों पर, आपको खुद को भी फोकस करना है, राइट। अपनी बॉडी को हेल्दी रखो, अच्छा खाओ, उससे आपका, बोलते हैं ना कि योर गट, योर, आपका जो पेट है वो आपका बेसिकली सेकंड ब्रेन होता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी चीजें इनटेक करो। नेक्स्ट, वो बोलते हैं ना जो आप खाते हो वैसा आपका ब्रेन बनता है। तो 29 मई 2025 को वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली में आयुष स्टेक होल्डर मीटिंग के दौरान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा डेवलप किया गया इन्वेस्ट इंडिया की पार्टनरशिप के साथ, ये लिख लीजिएगा आप। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये वेबसाइट बनाई है इन्वेस्ट इंडिया की पार्टनरशिप के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सेक्टर में डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, कि इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पैसा अट्रैक्ट हो। याद आ रहा है मैंने आपको ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखवाया था। तो इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव, और नाम से मेरा आयुष निवेश सारथी पोर्टल, निवेश इन्वेस्टमेंट, है ना। तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इस सेक्टर में, आयुष के सेक्टर में जो है वो हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट करना है इंडिया से और फॉरेन से। अब सुनिए इसके मेन फीचर जो है वो क्या होंगे, बस इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको सुनना है। जितनी चीज लिखने की थी, समझने की थी, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की थी, वो आपकी हो गई है। अब आगे समझिए। सबसे पहली चीज तो यहां पर ये मेंशन्ड है, एंड टू एंड इन्वेस्टमेंट गाइडेंस, कि ऐसा गाइडेंस जो है वो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉपर रह सके, प्रॉपर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रॉपर जानकारी दे सके, उनका प्रॉफिट क्या होगा, क्या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब चीज एक जगह पर अवेलेबल हो सके। रियल टाइम डैशबोर्ड बनाया गया है डिसीजन मेकिंग के लिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, इंसेंटिव स्कीम्स और प्रोजेक्ट पाइपलाइन सब एक जगह पर है। 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है वो आयुष सेक्टर के अंदर लाई जा रही है, ये लिख लेना आप। एफडीआई कितनी? 100% एफडीआई, ये फैक्ट आप लिख लेंगे, 100% लिख लीजिए, 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। पोर्टल टारगेट कर रहा है इंडिया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। ये सब इसके फीचर्स हैं। ये तो 100% एफडीआई जो मैंने आपको बताया ना, सेम वहीं पे भी लिखी हुई थी। तो ये चीज, विजन है कि इंडिया को आयुष बेस्ड हेल्थ एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप का ग्लोबल हब बनाना, रियल टाइम अपडेट्स हो, है ना, स्टैंडर्डाइज अप्रूवल की प्रोसेस हो, प्रॉपर तरीके से मॉनिटर और रेगुलेट जो है वो किया जा सके इस सेक्टर को, स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीजों में। और आपको बता दें कि ये सेक्टर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 17% की एनुअल ग्रोथ 2014 से 2020 में इस सेक्टर में देखने को मिली, और लगातार ग्रोथ जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि लोग आज की डेट में नेचुरल चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और होना ही चाहिए। आज की डेट में देखिए पॉल्यूशन कितना ज्यादा है, कितनी मिलावटी चीजें हैं। तो इसलिए लोग आज की डेट में थोड़े से अलर्ट हो गए हैं, समझदार लोग। अब जो समझदार नहीं है वो अपनी मौज मस्ती और अपने, बोलते हैं ना कि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उनमें से एक मैं भी हूं वैसे तो। बट अब मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि ये कोशिश करने वाली बात भी मैं पिछले 2-3 साल से बोल ही रहा हूँ, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है यार।
क्या होता है कि जब वो छोले भटूरे बनते हुए दिख जाए ना तो कंट्रोल नहीं होता है। फिर वो ऐसा होता है कि एक बार शुरू किया तो फिर वो खत्म, मतलब पेट मुझे पता है कि भर चुका है, मुझे पता है कि गले तक खा चुका हूं मैं, बट पता नहीं क्यों मन नहीं करता छोड़ने का, ऐसा लगता खाते जाओ है। तो है, पता नहीं, ये तो मेरी गंदी आदत बचपन से ही है। मुझे पता नहीं लगता कि मैं कितना खा रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे। अब वो कोई डिफेक्ट मान लो मेरे बॉडी में या पता नहीं क्या, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं कितना खा रहा हूँ। ये दिक्कत हमेशा से रही है मेरे में, बचपन से ही। नेक्स्ट, इसके अलावा स्टार्टअप को सपोर्ट मिलेगा, फंडिंग मिलेगी ना भाई स्टार्टअप को जो आयुष की फील्ड में है। R&D बढ़ेगी इसमें, मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर तरीके से हो पाएगी, ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाएंगे। आयुष का, आयुष जो है वो पार्ट है इंडिया के $13 बिलियन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल इंडस्ट्री का। लोग हमारे यहाँ पर आते हैं भैया, योग करने जाओ ऋषिकेश वगैरह, फॉरेनर्स आपको देखना कैसे मिलेंगे। वेलनेस टूरिज्म, हमारे यहाँ पर लोग आते हैं शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए। और हम लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर में लीन होते जा रहे हैं, और वेस्टर्न वाले जो है वो समझदार लोग जिनके पास पैसा आ गया तो वो अब योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, रात में पार्टी कर रहे हैं। सस्ता भी होता है ये ऐसा हेल्थ केयर मॉडल है जो चीप पड़ता है, लो कॉस्ट है, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट करता है कि भाई बीमार होने से पहले ही अपने आप को रेडी कर लो ना कि कभी बीमारी ना हो। आप लोग को तो अपने स्पेशली ब्रेन के लिए काम करना चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, बट करना चाहिए। मेडिटेशन करो रोज, रेगुलर बेसिस पर। एक ब्रह्मी करके मैं आपको बता रहा हूँ, पतंजलि के स्टोर्स में मिल जाएगी आपको, ब्रह्मी करके एक बढ़िया वो रहता है, चूर्ण आता है, उसकी कैप्सूल्स भी आती है ब्राह्मी। ये ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में आपको मदद करेगी, और भी काफी सारी चीजें, ओमेगा 3 ओमेगा 9। तो ये सब चीजें सर्च करो, लो, अपनी बॉडी पर खर्च करो, अपने माइंड पर खर्च करो। हाँ, कोर्सेज जो सर के हैं वो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं वो, उस पे इन्वेस्टमेंट करो। फालतू चीजों पे करने की जरूरत नहीं यार। मैंने देखा अक्सर लोग जो है ना, पिक्चर देखने चले जाएंगे, ₹1000 खर्च कर देंगे, वहीं आपको जो है वो ₹1000 की टेस्ट सीरीज मिल रही है तो वो नहीं लेंगे। तो ऐसा मत करो भाई, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, तभी तो आपको जो है वो रिटर्न मिलेगा यार। इन्वेस्टमेंट करोगे ही नहीं, टाइम दोगे ही नहीं, तो रिटर्न कहाँ से मिलेगा? सीरियस हो गई नहीं, जब जो चीज फ्री की रहती है ना तो उसकी कदर भी नहीं होती है, पहली चीज तो ये। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फ्री का नहीं है। मतलब म- मैं ये वीडियो आपके लिए जो रेडी करके दे रहा हूं, तो मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाइक अ बॉम्ब पे कर रहा है, बड़ा अच्छा खासा अमाउंट। तो ये वीडियोस आपके लिए फ्री का नहीं है। सो थैंक्स टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कि आपको ये चीज मिल रही है, और उसकी थोड़ी कदर करो। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अरे रेगुलर तो आ रहा है, फ्री का है, क्या दिक्कत है। फ्री का नहीं है भाई, इसके लिए एक कंपनी बहुत पे करती है। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपको अभी मिल रही है। दूसरा, अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो यू शुड ज्वाइन द कोर्सेज, ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। तो उस तरीके से आप रिटर्न करो समाज में। तो खुद पे मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खुद पे खर्च करो, खुद पे मेहनत करो, चीजों को जो है वो फोकस करो। मैंने हमेशा ये चीज कही है आपको कि फ्री वाली चीजों के चक्कर में कभी मत पड़ो। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार कोई चीज आपको प्रोडक्टिव जो है वो मिल रही है, तो उसको अपने एंड से जो है वो कहीं ना कहीं से कंपनसेट करो। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज कहीं से जो है वो, ये मेरी आइडियोलॉजी, आपको जो मानना है वो मानिए, मानिएगा। किसी का वो नहीं है कि मैं जब भी कहीं पर मुझे कोई चीज किसी जगह से अच्छी लगती है तो मैं कहीं ना कहीं उसका रिटर्न किसी ना किसी रूप में कर देता हूँ, है ना। या तो उस चीज को डायरेक्टली कर देता हूँ, या फिर इनडायरेक्टली उनके नाम से भगवान को या यूनिवर्स को थैंकफुल जो है वो करते हुए बाहर मदद कर देना किसी की भी, है ना। तो उस तरीके से तो वो क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होता है हर चीज का। बोलते हैं ना कि इस प्रकृति में अगर आपको सर्वाइव करना है तो हर चीज का एक चेक एंड बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है। जब आप चेक एंड बैलेंस क्रिएट जो है वो करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ होगी। चलो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, बट चीजें ये काम की है। इस चीज पर टारगेट करोगे तो आप खुद देखना अपने अंदर ग्रोथ। और मेन मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप अपने ऊपर चीजें लगाओ, अपने ऊपर खर्च करो, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। फालतू चीजों पे तो हम कर ही देते हैं यार, रेस्टोरेंट चले गए वहां पे ₹1000 उड़ा दिए, है कहीं मूवी देखने चले गए वहां पे उड़ा दिए पैसे। कोई चीज अननेसेसरी की कोई चीज जो है मंगवा ली जिसका कोई यूज भी नहीं है। उसकी जगह अपने ब्रेन पर काम करो, अपनी हेल्थ पर काम करो। करो ना जिम ज्वाइन, जिम की मेंबरशिप लो,
जिम ज्वाइन करो, जाओ वहां पे, है कोई कोर्स जो है वो ले लो आप, सेल्फ इंप्रूवमेंट का या किसी भी चीज का, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन कितनी सारी योगा क्लासेस होती हैं, कितनी सारी, मतलब एक ट्रेनर, जब आप एक, वो बोलते हैं ना, जितने भी बड़े लोग आप देखो या जिस भी इंसान को बड़ा बनना है, तो वो यही चीज सोचता है कि मैं बेस्ट के अंडर जो है वो ट्रेनिंग लूं, या मेरा एक पर्सनल मेंटर, पर्सनल गाइड होना चाहिए जिसके अंडर में ट्रेनिंग लूं। करो उनको पे, क्या दिक्कत है, जो आपको गाइड कर सके, आपको रास्ता दिखा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडियन जुडिशरी और पूरे दुनिया भर के लीगल इंटीग्रेशन दोनों से जुड़ा हुआ है। टॉपिक है फॉरेन लॉयर्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ नया टॉपिक आज आपको ये देखने को मिलेगा। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वेलकम किया है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 14 मई 2025 को ऑफिशियली नोटिफाई किए हैं रूल्स फॉरेन लीगल प्रोफेशनल्स के लिए। क्या अलाउ किया गया है कि फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म्स अब इंडिया में नॉन लिटिगस मैटर पर एडवाइस दे सकती हैं और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं, बट इंडियन लॉ प्रैक्टिस और इंडियन कोर्ट अपीयरेंसेस अब भी उनके लिए प्रोहिबिटेड है। मतलब कुल मिलाकर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब हम फॉरेन लीगल प्रोफेशनल्स को भी जो है वो अपने मेन स्ट्रीम लॉ के अंदर जो है वो, मेन स्ट्रीम नहीं कहोगे आप, मतलब उसकी बाउंड्री बाउंड्री मिलाकर उन लोग को जो है वो खड़ा कर रहे हैं कि भाई आप अब आप आकर यहां पर भी मैटर्स डिस्कस कर सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। बीसीआई ने परमिशन दी है फॉरेन लॉयर्स और फॉरेन लॉ फर्म्स को कि वो एडवाइस कर सकते हैं नॉन लिटिगस मैटर के ऊपर और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के ऊपर इंडिया के अंदर। यानी कि कुछ ऐसे मामले जो होते हैं ना कि किसी के बीच में तो विवाद हो गया, तो वो आउट ऑफ द कोर्ट जो सेटलमेंट होता है, तो ऐसे सेटलमेंट्स के लिए अब फॉरेन प्रोफेशनल्स जो है वो यहां पर इंडिया के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, बट एक बार चीज जब कोर्ट में चली गई, कोर्ट के बाहर अगर सेटलमेंट हो रहा है तो ये कर सकते हैं, बट कोर्ट में मुकदमा चला गया तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि कोर्ट में मुकदमा जब जाएगा तो सिर्फ इंडियन लॉयर्स और अभी इंडियन ऑफिशियल्स ही उस पर इन्वॉल्व रह पाएंगे, फॉरेन ऑफिशियल्स को हम अलाउ नहीं करते हैं। बट हमने ऐसा क्यों किया? द रीजन बीइंग इज दैट कि आज की डेट में इंडिया को, हमें ध्यान से सुनना, क्या बनाना है? एक्सपोर्ट का हब बनाना है, कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। अब जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं या रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, तो कई केसेस में विवाद भी होता है, और जब विवाद हो तो यहां पर फॉरेन लॉ फर्म्स भी जो है वो अवेलेबल रह सकें, एक अपॉर्चुनिटी हो सके कि हाँ भाई, यहां पर फॉरेन लॉयर्स भी हैं जो आपकी कंट्री के केसेस जो है वो हैंडल कर सकते हैं या आपसे रिलेटेड केसेस को डील कर सकते हैं। और इंडिया के अंदर कितने सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, उनका प्रोटेक्शन है ऑब्वियसली, उनको भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉरेनर्स को प्रोटेक्शन जो है वो दी हुई है। बट फॉरेनर्स, अगर कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर ही कोई लॉ फर्म है, फॉरेन लॉ फर्म उसी की कंट्री की, तो उसके साथ जब वो बातचीत करेगा तो उसके लिए कंफर्टेबल होगा कि नहीं होगा? बताओ, यस और नो। जस्ट लाइक यू गाइस, आप किस, सपोज करो आप किसी फॉरेन कंट्री में हो, उस फॉरेन कंट्री में किसी प्रॉब्लम में जहां फंस गए, एक ऐसा एक सिनेरियो जो है वो लेते हैं ऐसे ही कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, तो आप कंफर्टेबल रहोगे आपको फॉरेन के अंदर ही अपनी देश का कोई व्यक्ति मिल जाए। जैसे आप फॉरेन में हो, किसी प्रॉब्लम पड़ गए और मैं भी वहां पर अवेलेबल हूं, तो रेदर देन आप फॉरेनर से हेल्प लेने की जगह मुझसे लोगे ना, क्योंकि आप बोलोगे यार इंडियन है, ट्रस्टेड है, और कहीं ना कहीं मैं इनको जानता भी हूं, मतलब हो सकता है ऐसा जान पहचान निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, तो वो ट्रस्ट बढ़ता है। तो इससे जो है फायदा ये होगा कि इंडिया फॉरेन कंट्रीज के साथ जो रिलेशनशिप बना रही है वो और मजबूत होगा। इस एंगल से भी चीजों को देखिए आप, जो यहां पर आर्टिकल में नहीं लिखी है, बट आपको इस तरीके से भी, बोलते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना, ऐसी चीजें सोचने से आती हैं, प्रैक्टिस से आती है। तो आपने क्या देखा कि अब हम लोगों ने फॉरेन जो लीगल फर्म्स हैं और फॉरेन जो लॉयर्स हैं, लॉ ऑफिशियल्स हैं, लॉ प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको भी अब हम जो है वो परमिट कर रहे हैं, बट आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए, और या फिर ऐसे मैटर्स के लिए जब कोई आर्बिट्रेरी जो केस होता है फॉरेन कंट्रीज के बीच में,
मध्यस्थता जब करवाई जाती तो उस समय वो बैठ सकते हैं उस हियरिंग में, बट यस उनका डिसीजन नहीं माना जाएगा, बट एटलीस्ट वो अपनी राय दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। यस। तो फॉरेन लॉयर्स सिर्फ फॉरेन एंड इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में काम कर सकते हैं, लिटिगेशन या कोर्ट रूम प्रैक्टिस अलाउड नहीं है, यानी कि वो हमारे यहां पर मुकदमा फाइल नहीं कर सकते, वकालतनामा जो होता है ना वो फाइल नहीं कर सकते, ये ऑब्वियसली। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। उनका रोल सिर्फ एडवाइजरी होगा, या आप बाहर आउट ऑफ द कोर्ट मध्यस्थता करवाना चाह रहे हो, सेटलमेंट करवाना चाह रहे हो तो उस तक सीमित है, बट कोर्ट के अंदर मामला आएगा तो फिर हम उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे, ये चीज क्लियर रखना। तो ये स्टेप इंडिया के आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक ले जाएगा, जो मैं भी आपको समझा रहा था। अब इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे जो है वो ग्लोबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने से इंडिया का आर्बिट्रेशन स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। आईसीसी रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इंडिया फिफ्थ रैंक पर है ग्लोबली, पूरे दुनिया भर में आर्बिट्रेशन केस लोड के मामले में। तो स्पेशलाइज्ड लीगल टैलेंट की जरूरत है हमारे यहाँ। इससे इंडियन लॉयर्स को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेस मिल पाएगा, क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस और कोलैबोरेशन फिर पॉसिबल हो पाएगा, और जब हम करेंगे तो दूसरी कंट्री भी हमारे लिए गेटवेज ओपन करेगी। तो वो भी तो चीज है ना यार। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद के आर्बिट्रेशन सेंटर जैसे एमसीआईए, डीआईएसी, आईआईएसी, ये बहुत ही जाने माने हैं, क्रेडिबल है और कॉम्पिटिटिव और ज्यादा बन सकते हैं और ट्रस्टवर्दी बन सकते हैं। एरियाज हैं जैसे कि क्लाइमेट लिटिगेशन हुआ, टेक लॉ हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्बिट्रेशन हुआ, जहां पे ग्लोबल एक्सपर्टीज की नीड होती है, उनमें इंडिया को भी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। काफी सारी चीजें हैं, काफी फायदे हैं इस चीज को करने के। चलिए, इंडियन लॉयर्स को अभी डर भी है, चिंता वाली बात यही है कि इंडियन लॉयर्स ये सोच रहे हैं कि अरे यार, कि हाई वैल्यू कंसल्टेंसी रोल जो है वो कहीं फॉरेन फर्म्स डोमिनेट ना कर लें। पता लगे हमारे यहाँ की जो हाई क्लास जो क्लाइंट्स होते हैं ना, बिल्कुल एरिस्टोक्रेट्स, अंबानीज, हैं, टाटास, फिल्म स्टार्स, सुपर स्टार्स, हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो कहीं ये लोग जो है फिर फॉरेन लॉयर्स वगैरह को से कंसल्ट ना करने लगे। इनको ये डर है हमारे यहाँ के इंडियन लॉयर्स को, क्योंकि ये चीज है ना इंडियन मेंटालिटी के अंदर। हम इंडियन को इंडिया के अंदर भले ही फॉरेन में है हम लोग, तो इंडियन को एक बार वो भी कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे, बट इंडिया के अंदर इंडियन को ही इज्जत नहीं दी जाती है। ये बात सत्य है भाई। फॉरेनर में तो और भी स्थिति खराब है। इवन इन गोवा, गोवा गोवा घूमने के लिए अच्छा है, बट अगर आप गोवा में जाकर जॉब वगैरह करोगे ना, तो यू विल रियलाइज वहां पर पोर्चुगीज कल्चर आज भी चल रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। किसी को पता है, आइडिया है तो शायद आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो मुझे। तो ये कहानी है। तो यही डर है इंडियंस को कि भाई कहीं ये एरिस्टोक्रेट जो हाई क्लास जो क्लाइंट्स हैं इंडियन लॉयर्स के, वो कहीं फॉरेन लॉयर जो है उसकी तरफ डाइवर्ट ना हो जाए। और बहुत सारे देशों में इंडियन लॉयर्स के लिए सिमिलर एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो ये भी इशू है, बट होगा अवेलेबल, अगर हम अवेलेबल कराएंगे तो वहां पे भी होगा। फॉरेन कंपनीज के पास ज्यादा पैसा होता है, ग्लोबल ब्रांडिंग होती है, जो इंडियन कंपनीज के लिए कॉम्पिटिटिव और टफ बना देती है, कंपटीशन टफ कर देती है। बीसीआई को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंश्योर करना होगा ताकि फॉरेन लॉयर्स अपनी परमिटेड बाउंड्री में ही काम कर सकें, मतलब फिर वो मुकदमेबाजी वाली चीज इनडायरेक्टली ना करें। हो सकता है ना भाई, आप उनको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बात करो, बट वो आउट ऑफ द कोर्ट जाकर एडवाइस भी तो कर सकता है, वकालतनामा इंडियन लॉयर के नाम पे लग जाए और फॉरेन लॉयर पूरी तरह से चीजों को गाइड करे, ये भी तो हो सकता है ना। तो एडवोकेट एक्ट 1961 इंपैक्ट हो सकता है, बट इंडिया की जो आर्बिट्रेशन प्रोफाइल जो है ना ग्लोबल लेवल पर ले जाने का ये बड़ा कदम है, कि हम जो है वो फॉरेनर्स या फॉरेन रूल रेगुलेशंस को भी यहाँ पर फॉरेन लॉयर के थ्रू जो है वो लागू कर सकते हैं, ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करेंगे, तो ये चीज काफी अच्छी होगी। लीगल प्रोफेशन का मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, ये हो सकता है, क्या हो ही जाएगा, क्योंकि काफी और बेहतर प्रैक्टिस आएंगी और कॉम्पिटेटिव बनेंगी चीजें। तो बेहतर ही ये चीजें जितनी कॉम्पिटेटिव बनाई जाए, जितनी टफ बनाई जाए उतनी ज्यादा अच्छा ही है, क्योंकि जो कॉम्पिटेटिवनेस जो होती है, टफनेस जो होती है, वो एक साइन होता है इंप्रूव करने का, आगे बढ़ने का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब जो ये वाला टॉपिक है गाइस, ये सुनने वाला टॉपिक है मेनली। एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 की यहाँ पर बात की जा रही है। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। एक रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज करी है 5 जून 2025 को, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन। तो ये बस इतना छोटा सी चीज लिख लो, एनवी स्टैट्स इंडिया 2025, एनवी स्टैट्स इंडिया 2025। और ये रिपोर्ट जो है वो किसकी है, किस मिनिस्ट्री ने जारी करी है, इसका 8वां एडिशन है। बस ये चीज लिख लो बस आप। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हाईलाइट की गई हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे। और सिर्फ सुनना है अभी आपको, क्लाइमेट से रिलेटेड रिपोर्ट है तो ऑब्वियस ही बात है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जो आज की डेट में डिजास्टर्स हो रहे हैं, उन्हीं सब चीजों का जिक्र होगा और क्या होगा। अब सुनो, ये 8वां एडिशन है, जैसे मैंने आपको बताया। रिपोर्ट में स्ट्रक्चर्ड डेटा दिया गया है टेम्परेचर, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, रेनफॉल ट्रेंड का। कि बारिश, देखो हम हमेशा बात करते हैं ना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, तो रेनफॉल हो गई। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जो है वो खतरे में है, आप सभी लोग जानते हैं। एनर्जी, एनर्जी किस कॉन्टेक्स्ट में ये हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, फूड चेन साइकिल, फूड वेब साइकिल, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में एनर्जी लॉस पड़ा होगा ना आपने, टेम्परेचर। और इवन इसमें एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से भी जो है वो जुड़ी हुई है। तो दोनों चीजें आपको जो है वो ध्यान में रखनी है, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो वो मेनली वही सब चीजें हैं कि आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स का यूटिलाइजेशन जो हो रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इन चीजों के बारे में यहां पर चीजें मेंशन्ड है। टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं, टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के FDES 2013 फ्रेमवर्क को फॉलो करता है ये ग्लोबल कंपैरिजन के लिए। आइए, सबसे पहली चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है, एवरेज टेम्परेचर 2001 में 25.05 डिग्री सेल्सियस था, जो 2024 में 25.74 डिग्री सेल्सियस हो गया। 2024 आप जानते हैं कि हॉटेस्ट ईयर है इंडिया के अंदर, जो रिकॉर्ड किया गया है 1901 से। लिख लीजिए अगर इनको नहीं पता। नाइट टेम्परेचर भी इन्होंने बताया कि वो भी बढ़ गया अगेन। सभी चीज टेम्परेचर बढ़ेंगे, डे टेम्परेचर बढ़ा है, नाइट टेम्परेचर बढ़ा है, तो उसके आंकड़े दिए हुए हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। मॉनसून सीजन में हाई वेरिएबिलिटी देखी गई है। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल तो हो ही रहा है जून सितंबर में। जो कोर जून जून से सितंबर जो कोर रेनफॉल पीरियड के बाद अक्टूबर तक बारिश एक्सटेंड हो रही है। एनुअल रेनफॉल में क्लियर लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं दिख रहा, ना बढ़ा है ना घटा है। रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी हम लोग ने जो है वो करी है, राइट। थर्मल पावर भी बढ़ा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग जो है वो काम कर ही रहे हैं। नेक्स्ट, इनलैंड फिश प्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बट हालांकि मरीन फिश प्रोडक्शन की ग्रोथ जो है वो काफी स्लो है। ये बताता है कि इनलैंड एक्वा कल्चर जो है वो ग्रो हो रहा है, बट समुद्री क्षेत्र में जो है वो उतना फिशिंग एक्टिविटीज, मरीन सेक्टर की एक्टिविटीज में काम नहीं किया जा रहा। बायोडाइवर्सिटी की इन्होंने जो है हाईलाइट जो है वो करी है, इंडिया में 1,04,561 प्रजातियां हैं। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। फौना स्पीसीज के बारे में 16,73,627 प्रजातियां हैं। तो प्लांट और एनिमल की स्पीसीज कितनी कितनी है उसका आंकड़ा वगैरह दिया, तो दैट ये सब आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे नहीं जाते हैं। रिपोर्ट का नाम जो है वो पूछा जाएगा, दैट्स इट। बस और कुछ नहीं था इसके अंदर। इन्होंने वही चीज बताने की जो है वो कोशिश करी है कि हम लोग को एनवायरमेंट को बचाने पर काम करना है। पॉजिटिव चीज यही है कि आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी ग्रो कर रही है। बायोडाइवर्सिटी का डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि प्रजातियों को लुप्त होने से बचा सकें, है ना। ठीक है, बस और कुछ नहीं है इसमें, दैट्स इट। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे से रिलेटेड ये टॉपिक है, इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की। थीम जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025 की, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट कंट्री रिपब्लिक ऑफ कोरिया, याद आ रहा है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है ग्लोबल प्लास्टिक हब। इंडिया का टाइट टर्नर समिट, ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट को जो है वो रिड्यूस करने पर युवाओं का सपोर्ट जो है वो दर्शा रहा है। IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है ये। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस करती है। 2025 में इंडिया जो है वो इलेक्ट हुई एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर, इसकी पहली बार, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, इंग्लिश, फ्रेंच, मैंडरिन, इनमें जो है ये रिलीज करती है इन लैंग्वेजेस में। अच्छा, ये मैंडरिन कहाँ पर चलती है, किसी को आइडिया है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्पेन। कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइएगा। ठीक है, UNCEPA और
यूएनपीएन के साथ इसका कोलैबोरेशन हम लोग को देखने होता है। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आईआईएएस से रिलेटेड लिख लीजिएगा। नमस्ते स्कीम के बारे में ये क्वेश्चन है, ट्राई करना प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। याद आ रहा है कुछ वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में हमने बात करी थी अभी, वेस्ट पिकर्स स्पेशली, तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और ये है ज्ञान सर, ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। मैं हूं आपका एजुकेटर, साइन ऑफ करता हूं। मिलेंगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।